हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका कोच एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट सुमेन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम थर्ड सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेशन बेसिकली आपको डिटेल में समझाएगा कि हम प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम प्लानिंग को लेकर के चलते हैं। पहले के दोनों सेशंस का एक रिकैप लेते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें 5 चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें करना होता है अपनी इनकम की प्लानिंग। इनकम की प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे चाहे कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, हम कितने रुपए की आमदनी या इनकम जनरेट करने वाले हैं। अब इनकम के हेड्स आपको निकालने होते हैं। इनकम किस प्रकार से आप निकालते हैं? आपके नौकरी या व्यवसाय से आप कितना पैसा कमाने वाले हैं, क्या आपको इस बीच में कोई इंक्रीमेंट या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग होने की संभावना है, क्या आपकी कोई रेंटल इनकम है, या फिर क्या आपका कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अर्निंग आपको इस साल में मिलने वाली है ब्याज के रूप में। इसके अलावा क्या आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है या फिर कहीं और से आपकी कोई आमदनी आने की संभावना है। ये जो इनकम वाला आपका पीस है जो कि आप विड्रॉल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, वो भी आपकी इनकम है। बेसिकली ये सारा इनकम का प्लानिंग आपने करना होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम प्लानिंग। ये 5 में से पहला वाला आपका पॉइंट है, इनकम। नाउ सेकंड जो प्लान आप करते हैं, दैट इज योर डेट प्लानिंग। आजकल हम सभी ईएमआईज पे घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि हमारा जो डेट लेवल है, हमारा जो उधार जो हमने लिया हुआ है, वो आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, कितना पैसा मुझे चुकाना है, और इस साल के खत्म होने से पहले मैं कितना पैसा चुका दूंगा और कितना पैसा फिर भी आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। आपको अपनी डेट प्लानिंग बहुत जरूरी है करना। इसके साथ ही आपको दूसरे के बाद अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो भी बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज योर बजटिंग। दोस्तों, बजट तो हर देश बनाता है, हर कंपनी बनाती है, हर सोसाइटी बनाती है। इसी तरह आपका अपना एक इंडिविजुअल बजटिंग भी करना बहुत जरूरी है। बजटिंग इज नथिंग बट आपका रोजमर्रा की जरूरत का सामान कितने रुपए में आता है, आप अपने उस पैसे से क्या क्या हेड्स में क्या क्या खर्चा करने वाले हो, कौन कौन से खर्चे आपके नॉन नेगोशिएबल हैं जो कि होने ही होने हैं, कौन कौन से खर्चे आपके हैं जो कि आप इन एडिशन टू योर नॉन नेगोशिएबल्स करने वाले हो, आपके क्या कुछ लाइबिलिटीज हैं जो आपको खर्चे के रूप में करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें आपको देखना है अपनी बजटिंग करते वक्त। जब आप बजटिंग करें तो ध्यान रखिएगा, आप मार्क करके, आप पॉइंट टू पॉइंट, आर्टिकल टू आर्टिकल अपनी बजटिंग करें ताकि वो बहुत ज़्यादा हेजी ना हो, काफ़ी क्लियर पिक्चर आपको दे। इसके साथ जो चौथी प्लानिंग है, मैंने 5 में से अभी तक 3 प्लानिंग डिस्कस की, चौथी प्लानिंग वो है आपकी ओवरऑल सेविंग्स के बारे में। हैबिट क्या कहती है? देखिए, अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान सेविंग्स का देश कहा जाता है। बेसिकली अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने साड़ी के पल्लों में कुछ पैसे बांध के रखते थे, या फिर कई बार मे बी बेड के नीचे या मे बी अलमारी में दराज के नीचे कुछ ना कुछ पैसे छोड़ दिया करते थे ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेविंग की हमारी आदत रही है और सेविंग हमारे ब्लड में है, हमारे पुरखों से चला आ रहा है। सेविंग के पैमाने बदल गए हैं, पैरामीटर्स बदल गए हैं, शायद सेविंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए हैं, लेकिन सेविंग्स की हमारी हैबिट है। तो सेविंग्स की प्लानिंग भी आपको करना जरूरी है कि मैं इस साल में नियमित रूप से रेगुलर बेसिस में कितना पैसा सेव कर पाऊंगा या पाऊंगी पूरे साल में, मे बी मंथ ऑन मंथ, मे बी ऑन अ वीकली बेसिस। आपको ये भी एक फ्रेम लेके चलना है, मेरी सेविंग्स की प्लानिंग क्या रहेगी। और चौथे के बाद सबसे पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हालांकि मैं इसको बोल आखिर में रहा हूं, बट इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही है जो आपको अपने गोल्स के नज़दीक लेकर के जाएगा। यानी सारे खर्चे मिट आउट करने के बाद, सारे के सारे आपकी उधारी देने के बाद, इस साल में आपकी सारी की सारी बजटिंग करने के बाद कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। ये निवेश आप किन किन चीज़ों पे करेंगे, आपके किन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये निवेश करेंगे, क्या इस निवेश को आप फ्लैट रखेंगे या फिर इस निवेश को समय पे बढ़ाएंगे, आपका ये निवेश क्या मंथली बेसिस में रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा या फिर एनुअल रहेगा।
सो ये जब आप पूरी प्लानिंग करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। नाउ व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो फिर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय समय से चली आ रही हैं, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इसके अलावा आपके सुकन्या समृद्धि है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके एफडीज हैं, आपके ईएलएसएस हैं, आपके टैक्स बॉन्ड्स हैं। इसके साथ ही आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो, चाहे वो ईटीएफ गोल्ड हो। इसके अलावा आपके बॉन्ड्स हैं, इंश्योरेंस हैं। सो लाइकवाइज आपके पास में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्तमान मौजूदा स्थिति को देखते हुए कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल आपको अपने गोल के सबसे नजदीक पहुंचा सकता है। और जब आप ये तय करें तो फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या कहता है। कई बार हमको लगता है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा दोस्त तो कर रहा है और बहुत अच्छे पैसे बना रहा है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि शेयर मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत ज़्यादा पैसे गिरते भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके पैसे में गिरावट भी आ सकती है, इवन आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। सो लाइकवाइज इट इज़ नॉट कि उसने कमाया या ऐसा हो रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूँ। सो ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ये आपको कई चीज़ों पे ध्यान रख के करना चाहिए। किस प्रकार की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा वर्तमान में इन्फ्लेशन का दर अभी क्या चल रहा है मार्केट में, और जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो उस इन्फ्लेशन की दर से कितना ज़्यादा रिटर्न और निकाल के देगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा जो महंगाई है उसको मैं बीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ लेकिन वो पैसा इतना नहीं बढ़ रहा है कि मेरा इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। सो इन्फ्लेशन को अगर बीट न कर पाने वाली चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी इस समय अगर 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो मेरा पैसा जो है वो 100 रुपए में जो चीज़ आज मैं खरीद रहा हूँ वो 1 साल के बाद 12 महीने के बाद मैं वो चीज़ खरीदूंगा 107 रुपए में। लेकिन अगर मैंने 6% की दर पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरा वो पैसा बढ़ के 106 रुपए होगा। तो मेरा जो इन्फ्लेशन का जो दर है उसको भी बीट नहीं कर पाया मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। तो मेरे को पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि रिटर्न्स क्या है। जब मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ तो कई चीज़ें माइंड में आती है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट सेफ है। ऐसा तो नहीं कि मेरा पूरा मूलधन ही डूब जाए। सो सेफ्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुझे ये देखना होता है कि इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो पैसा मेरा बढ़ा वो मेरे को टैक्स में ही देना पड़ गया तो मेरा नेट इनकम हाथ में फिर वही रह गया जो कि बीट नहीं कर पाया इन्फ्लेशन को। सो मेरे को ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं क्या टैक्स के इम्प्लीकेशंस में भी कुछ बचत कर पा रहा हूँ या टैक्स का क्या उसमें ट्रीटमेंट रहेगा। इसके साथ ही मुझे ये देखना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या वाकई में अभी ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंडिंग में है कि नहीं। मुझे ये भी देखना जरूरी है कि क्या इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इसमें कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर को या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, क्या गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो वहां पर इन्वेस्ट करने से शायद मेरा पैसा कंपेरेटिवली बेटर जाए। एंड ओवरऑल आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका एनालिसिस क्या कहता है, पिछले 5 साल का, पिछले 7 साल का ट्रेंड क्या बोलता है, उसमें जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनका फिगर्स क्या बोलते हैं, इसने अगर 1 साल 2 साल 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो उनकी क्या स्थिति है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो जब हम इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हम कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो फिर वो हमारी काफ़ी हद तक नियर परफेक्शन इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितना रिटर्न देगी वो तो बता पाना मुश्किल होता है, पर जब आप इतने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा आपके गोल के नज़दीक ले जाती है आपको। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो गोल्स होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। सो स्मार्ट में जो रियलिस्टिक और अचीवेबल वाला पार्ट बताया था मैंने, अगेन एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। आपने टाइम बाउंड तो कर दिया कि मुझे 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है या कितना कहाँ तक पहुँचना है, लेकिन साथ में अगर आप रियलिस्टिक और अचीवेबल चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे तो फिर ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने गोल्स को नज़दीक से नज़दीक पहुँचने के लिए। सो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ओवर द ईयर्स जब भी मैंने हज़ारों लाखों लोगों को जब फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई है, जब मैंने उनको उनका खुद का
फाइनेंशियल एनालिसिस करना बताया है, तो मैंने सबको हमेशा यही बताया है कि एक रियलिस्टिक दायरे में रह के बहुत ज़्यादा आप बड़ी फिगर्स को लेके ना चलें, बहुत ज़्यादा चकाचौंध के चक्कर में ना रहें कि मुझे तो भाई 20% मिल जाएगा। मिल सकता है, शायद कोई टूल ऐसा हो, लेकिन हो सकता है वो 20% का 2% भी रिटर्न रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो यू हैव टू ऑलवेज एनालाइज द रिस्क एंड रिटर्न्स एनालिसिस ऑल्सो। और साथ ही अगर आप किसी भी अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरे गोल्स को ध्यान में रखते हुए क्या मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिड कैप में करना चाहिए या फिर मेरे को स्मॉल कैप में करना चाहिए। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी कैपिटलाइजेशन किस प्रकार की होती है, इनका रिस्क और रिटर्न का रेशो क्या रहता है, ये सब हम अपने सीरीज ऑफ क्लासेस में आगे बात करेंगे एक एक फाइनेंशियल टूल के ऊपर। बट यस, डेफिनेट सी बात है कि ये सारी एनालिसिस आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का पार्ट है और आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना ही होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को करके चलते हैं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं उन 5 चीज़ों का जो मैंने आपको आज डिटेल में बताया, बिल्कुल दिमाग में रखिए। कोई सेंटा क्लॉज, आज आपका 25 तारीख है, 25 दिसंबर है, आज कहने को सेंटा क्लॉज आते हैं और आपके लिए गिफ्ट देके जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बचपन से हम लोगों को बताया गया। लेकिन आपके परिवार के सेंटा क्लॉज तो आप ही हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर अपने परिवार के लिए बेस्ट चीज नहीं दे सकते हैं, तो कोई दूसरा तो नहीं देने जा रहा है। सो आपको इस चीज का एक बार फिर से ध्यान देना है, अपनी प्लानिंग पे ध्यान देना है, नया साल आने से पहले ध्यान देना है कि इस पूरे साल में मेरा इनकम का प्लानिंग क्या होगा, मेरा बजटिंग का प्लानिंग क्या होगा, मेरा डेट का प्लानिंग क्या होगा, मेरा सेविंग्स का प्लानिंग क्या होगा और मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग क्या होगा। अगर आपने इस प्लानिंग पार्ट को पूरा डिटेल में अच्छे से एनालाइज करके, और अगर हो सके तो मुझ जैसे किसी प्रोफेशनल की हेल्प के साथ में आपने कर ली और आपने उस चीज़ को एनालाइज करते हुए अपनी प्लानिंग करी, तो फिर बहुत अच्छा रहता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है, हम किसी सीए को बोल देंगे, वो बना देंगे हमारे लिए, या कोई और व्यक्ति जो फाइनेंशियल प्लानर्स मार्केट में है वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो प्लानिंग किसी और ने करके दी और आपने उस प्लानिंग के किसी भी पॉइंट को बाई नहीं किया, आपने उसको स्वीकारा नहीं, आपने उसको शायद दिल से अपनाया नहीं, तो आप उस फाइनेंशियल प्लानिंग में टिक के नहीं रह पाओगे। सो वंस यू बाय दैट आइडिया, देन ओनली यू कंटिन्यू विद दैट आइडिया। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि चाहे आप किसी से भी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं या इवन मुझसे भी अगर डिस्कस करेंगे, तो मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करके आपके साथ बैठ के ही फाइनेंशियल प्लानिंग करना पसंद करूंगा। और इससे आपको उस चीज़ को समझने में, एक्सेप्ट करने में और उस चीज़ में अपना बिलीफ लाने में बहुत आपको मजबूती मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। So with this thought we are through with a little bit piece of planning, और प्लानिंग की इन डेप्थ एनालिसिस आज हमने की। आने वाले समय में हम लोग इसके और डिटेल्ड परव्यू में जाएंगे और अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग सिनेरियोज को हम लोग देखेंगे। बट तब तक अपने इस फाइनेंशियल प्लानिंग को पक्का कर लीजिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको लगता है कि क्लैरिटी मुझे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ में मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है। आपको जो भी क्वेरीज है आप मुझे लिखिएगा, पता करिएगा। एंड दोस्तों, आपकी किसी भी चीज़ के लिए आपके साथ में कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। मैं ये पूरी तरह से ये एजुकेशनल वीडियो की सीरीज इसीलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस एक्सपीरियंस और मेरे इस एक्सपर्टाइज का, मेरे इस नॉलेज का बेनिफिट पहुँचे, और लोग जो कि बिल्कुल अवेयर नहीं है वो अवेयर हो जाए, जो अवेयर है वो अपनी अवेयरनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, और हम और आप मिलके एक अच्छा प्लान्ड फ्यूचर बना सकें। With this thought, thank you so much once again. Enjoy the last weekend of the calendar year. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। Let's enjoy, let's rock, let's have a financially planned future together. Come on, take care. Bye bye.